Hi, today we are going to learn one of the concurrency control technique, which is basic timestamp ordering. It is based on timestamp. So basic timestamp ordering में क्या होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन है जिसकी टाइम स्टैम्प लेसर है तो उसकी प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन की ज़्यादा होगी. So it ensures that transaction TI is executed in the timestamp order whenever TI requests read or write operation on queue. तो ये कोई डेटा आइटम को अगर एक्सेस करना चाह रहा है कोई ट्रांजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई डेटाबेस है, इसमें कोई आइटम क्यू है और T1 ट्रांजेक्शन आता है, इसको एक्सेस करना चाहता है, तो क्यू का जो रीड टाइम स्टैम्प है वो क्या हो जाएगा, जो T1 करेगा, दैट विल बी इक्वल टू T1. और इन केस T1 जो है इस पे राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है तो राइट ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, विच इज दैट विल बी T1. इस बीच में अगर कोई नया ट्रांजेक्शन आता है T2 और फिर वो क्यू को एक्सेस करता है तो टाइम स्टैम्प क्यू का क्या हो जाएगा अब, T2. और अगर वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसका भी क्यू का राइट टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, T2. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो करंट टाइम स्टैम्प क्यू का है दैट इज ग्रेटर देन T1. ठीक है, तो टाइम स्टैम्प बेस पे जो है आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना चाहिए, लेसर टाइम को हायर प्रायोरिटी हमें देनी है. तो इन केस कोई TI ट्रांजेक्शन एक्सेस करना चाहता है आइटम क्यू को, ठीक है, तो उसको रीड और राइट सिनेरियो हम देखेंगे. तो इन केस TI जो है केवल रीड की रिक्वेस्ट देना चाहता है और कंडीशन क्या है कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI, ठीक है, टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज लेस देन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू. इसकी मीनिंग क्या है, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू अगर ग्रेटर है TI से, इट्स मीन जो TI है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो T1 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि T2 का टाइम स्टैम्प क्या है, T2 जो है वो अलॉट करता है अपना टाइम स्टैम्प किसको, क्यू को, जब T2 उस पर परफॉर्म करता है. और इन T1 और T2 में अगर कंडीशन देखें तो T1 इज लेसर देन T2, तो ऐसा ही कुछ यहाँ कंडीशन आ रहा है. अगर T1 रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है आफ्टर T2 के राइट ऑपरेशन में तो वो परफॉर्म नहीं होगा, तो उसमें आपको रिजेक्शन आ जाएगा. तो अगर T1 और T2 इस तरीके से हैं कि इसमें आप रीड क्यू परफॉर्म करें, राइट क्यू परफॉर्म करें, इसके बाद T1 उसको परफॉर्म करना चाहता है रीड, तो ये होगा नहीं, ये परफॉर्म नहीं होगा, फिर ये रोल बैक कर जाएगा. और रोल बैक कर जाएगा, फिर जब ये रोल बैक करेगा फिर डेटा सिस्टम में नए तरीके से यहाँ से T1 एंटर करेगा तो उसको न्यू टाइम स्टैम्प अलॉट होगा. जब न्यू टाइम स्टैम्प अलॉट होगा तो T1 जो नया टाइम स्टैम्प है वो क्या होगा, वो T2 से ज़्यादा होगा, तब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे. तो सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI, कोई TI हम जनरलाइज कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू. अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आप उसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तब TI जो ट्रांजेक्शन है वो क्यू को रीड कर सकता है. इसकी मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ कोई नया ट्रांजेक्शन T3 आ जाए, दैट इज TI, और वो इसके राइट के बाद इसको रीड करना चाहता है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि T2 को जो अपडेट करना था उसने अपडेट कर दिया है, अब T3 उसको रीड कर सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसे ही अब राइट ऑपरेशन देखते हैं, राइट रिक्वेस्ट ऑन क्यू. तो अगर डेटाबेस में आपका क्यू में अब राइट रिक्वेस्ट TI देना चाहता है तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज लेसर देन रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू. तो रीड टाइम स्टैम्प जो क्यू है वो हम मान लेते हैं जैसे T2 है, और T1 जो है
उस पर राइट परफॉर्म करना चाहता है। मतलब अब यही कंडीशन है T1, T2, T3। तो अगर T2 जो है रीड परफॉर्म किया क्यू पे, फिर राइट परफॉर्म किया क्यू पे, ठीक है, या फिर केवल आपने कहा कि रीड परफॉर्म किया है और T1 जो है उस पर राइट परफॉर्म करना चाहेगा, तभी ये कंडीशन होगी। क्योंकि T1 का जो टाइम स्टैम्प मान लो T1 जो है 10:20 पे आया है, T2 जो है 10:25 पे आया है, तो आप देख सकते हैं 10:20 इज लेसर देन 10:25। तो इसका जो टाइम स्टैम्प है, हम यहाँ राइट हटा देते हैं, सिर्फ रीड का देखते हैं। अगर ये T2 रीड कर रहा है उसके बाद T1 राइट कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो राइट ऑपरेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, तो राइट ऑपरेशन रिजेक्ट होगा और फिर इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और इसको जब ये रोल बैक करेगा तो फिर डेटा सिस्टम फिर से एंटर करेगा, तब कहीं जाके इसके बाद T1 आएगा और उसको राइट परफॉर्म करेगा। सेकेंड कंडीशन है इफ टाइम स्टैम्प ऑफ Ti इज लेस देन राइट ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ Q। तो अगर आप राइट भी इसमें इंक्लूड कर लें, ये भी इंक्लूड कर लें और उसके बाद यहां पे राइट परफॉर्म करें, ठीक है, इसको मैं रेड से करता हूं कि अगर ये भी आपका एग्जिस्ट करता है और उसके बाद आप इसमें राइट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ये आप परफॉर्म कर सकते हैं? तो नहीं, ऑपरेशन अगेन रिजेक्टेड और फिर इसको रोल बैक करके फिर से इधर आना पड़ेगा, नया टाइम स्टैम्प इसको लेना पड़ेगा, फिर ये जो है एग्जीक्यूट करेगा बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग पे। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर इफ टाइम स्टैम्प ऑफ Ti इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आप लिख लें रीड टाइम स्टैम्प ऑफ Q। इक्वल का मीनिंग सेम ट्रांजेक्शन पे आ जाता है। रीड टाइम स्टैम्प ऑफ Q एंड टाइम स्टैम्प ऑफ Ti इज ग्रेटर देन राइट टाइम स्टैम्प, W इसमें रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q। तो इस कंडीशन में क्या होगा, राइट ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा और जो Ti जो वैल्यू है वो राइट ऑफ Q की जो वैल्यू रहेगी वही अलॉट हो जाएगी, तो इसमें एग्जीक्यूट कर जाएगा और इन दोनों में राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो दिस इज बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग मेथड। तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग मेथड में आप देखेंगे कि सीरियलाइजेबल भी इसमें एग्जिस्ट करता है, डेडलॉक फ्री भी है, बट ये जो रोल बैक है, इन केस आपका बहुत सारी बार रोल बैक ही हो रहा है, एक साइकिल हो रहा है, सो दिस साइकिल स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन लीड टू स्टार्वेशन, तो ये स्टार्वेशन को लीड करेगा। सो दैट इज प्रॉब्लम इन बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। अदरवाइज ये आपको डेडलॉक फ्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, सीरियलाइजेबल भी रहेगा। इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है, कास्केडिंग रोल बैक। कास्केडिंग रोल बैक क्या होती है वो मैं कई बार आपको यूज होगा, तो मैं ऐसी डिफिनीशन बता देता हूं। कास्केडिंग रोल बैक, तो रोल बैक क्या होता है कि जब भी ट्रांजैक्शन कहीं किसी इंस्ट्रक्शन के बाद फिर से स्टार्टिंग पे आ जाता है, दैट इज रोल बैक। तो इन केस ये रोल बैक करे किसी रीजन बस और T2 भी उसी रीजन बस रोल बैक कर दे, T3 भी रोल बैक कर दे, तो दिस इज कास्केडिंग रोल बैक। तो दिस में अकर इन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, otherwise it is good technique for concurrency if you want to execute set of transaction in concurrent manner. Thank you.